बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत वफ़ियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फातिहा, 3 दफ़ा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। आज मैं लेके आऊँ जी क्लास 10th की केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या होती है, किस तरह से काम करती है, ये मैंने सारे के सारे आपकी ज़िंदगी के किस तरह का रोल प्ले कर रही है, ये सारा मैंने आपके पहले लेक्चर में बता दिया हुआ है। अगर किसी ने मेरा पहला लेक्चर नहीं लिया हुआ तो वो मेरा क्या करे, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे आज मैं लेके आऊँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या रोल प्ले है वो मैं बात की थी। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है इसके ऊपर भी मैंने बात की थी। अगर किसी ने मेरा लेक्चर नहीं लिया हुआ तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पड़ा हुआ, वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरा सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ऑलरेडी मेरी फैमिली में ज्वाइन हो चुके हैं तो फिर आप लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक है मेरे पास जनरल करैक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि मेरे पास जो जनरल करैक्टरिस्टिक है इसकी वो क्या है। अब जनरल करैक्टरिस्टिक आपकी बुक के ऊपर क्या किया हुआ है, उन्होंने एक हेडिंग दी है और उसके ऊपर एक पैराग्राफ बना के लिख दिया हुआ है। बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, डेट्स में मैंने क्या किया, यहाँ पे दो बॉक्स ड्रा किए हैं। एक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिखा है, दूसरे में इनऑर्गेनिक कंपाउंड का लिखा है। तो बात करते हैं जी, लेक्चर की तरफ चलते हैं, वहाँ पे अच्छे तरीके के साथ समझ आएगी आपको। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसका ओरिजिन है। ओरिजिन के अंदर हमने दो बातें पढ़नी है, एक तो प्लांट और दूसरा एनिमल। अब प्लांट और जो एनिमल है, प्लांट यानी कि पौधे और एनिमल जानवर, यानी कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो जो प्लांट है ये भी लिविंग है, एनिमल है वो भी लिविंग है। यानी कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड थे ये तो लिविंग थिंग से हासिल किए जाते थे अकॉर्डिंग टू द वाटरफॉल्स थ्योरी, जो कि जे बर्जीलियस ने दी थी। जे बर्जीलियस ने ये कहा था कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से ऑब्टेन किए जा सकते हैं, मगर बाद में वो रिजेक्ट हो गई। दैट्स वाई वो आपको अच्छे तरीके से पता है क्योंकि फ्रेडरिक वूलर ने वो यूरिया प्रिपेयर की थी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे इसको रीजन मैंने लिखा हुआ है प्लांट एंड एनिमल अकॉर्डिंग टू योर बुक। आपकी बुक के मुताबिक यहाँ पे मैंने सारा कुछ किया हुआ है। ठीक है, तो ओरिजिन जो हमारे पास था वो प्लांट है और एनिमल है। और इन दोनों को अगर देखें तो जो प्लांट है और एनिमल है ये दोनों लिविंग थिंग है हमारे पास, यानी कि जानदार है। और दूसरी तरफ अगर इनऑर्गेनिक की तरफ जाएं तो आपके पास वहां पे एक मिनरल्स आते हैं और दूसरे में पे रॉक्स आते हैं। ठीक है, और ये दोनों अगर हम देखें यानी कि चट्टानों को, मिनरल्स को देखें तो हमें पता चलता है कि ये नॉन लिविंग है क्योंकि ये ग्रो अप नहीं करते। ठीक है, बहुत ज़्यादा रीजंस हैं क्योंकि नॉन लिविंग की होने की। अब यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमें किन से ऑब्टेन किए गए, मिनरल से, रॉक से। तो ये कौन से होंगे, नॉन लिविंग थिंग। और जो हमारे पास लिविंग थिंग से ऑब्टेन किए जाएंगे वो कौन से होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक का उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर आपने अपनी बुक के ऊपर से याद करना है तो आप वहां से भी याद कर सकते हैं। अगर आप लेक्चर याद करना चाहते हैं तो जो मैं पॉइंट बनाए हुए हैं आपने इन पॉइंट को ऐसे नहीं लिखना, आपने इन पॉइंट को एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। ठीक है, तो आप नीचे चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है वो है कंपोजिशन, और दूसरा दिया हुआ है आपके पास वो भी कंपोजिशन। अब ये जो कंपोजिशन है यानी कि ये किस तरीके के साथ बनता है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैंने लेक्चर के जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने वाला लेक्चर बनाया था उसके अंदर मैं बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये आपके पास दो चीज़ों का मिक्सचर होते हैं, एक तो कार्बन का और दूसरा हाइड्रोजन का, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का। तो यानी कार्बन इनके अंदर मेन रोल प्ले कर रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है वो है जी कार्बन। तो कार्बन आपने अपनी जिंदगी के अंदर भी देखा हुआ है, जो आपके पास लकड़ी आप पेंसिल, कच्ची लेड पेंसिल यूज करते हो तो उसके अंदर जो सिक्का होता है वो आपके पास कार्बन का होता है। एज वेल एज जो आप सेल यूज करते हो, सेल के अंदर जो होता है आपके पास सिक्का, वो भी जो ब्लैक ब्लैक कलर का आपको नजर आता है, काले रंग का, वो भी आपके पास क्या होता है, कार्बन होता है। तो आपकी जिंदगी के अंदर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रहा है। अब यहाँ पे जो आपके पास मैं बात करने जा रहा हूँ कंपोजिशन की, तो यहाँ पे उसने बताया है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं आपके पास, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं हमारे पास जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास इस तरीके के साथ डेवलप हुए हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बन प्लस हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन को इकट्ठा पढ़ेंगे तो हाइड्रोकार्बन होगा।
तो हाइड्रोकार्बन और इनके डेरिवेटिव्स यानी कि इनसे मतलब जितने भी हमारे पास आते हैं उनकी हमने यहाँ पे स्टडी करनी है। अब यहाँ पे उसने बताया कि आपके पास जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद कार्बन आपके पास लिखा हुआ है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन लिखा हुआ है एंड हैलोजन वगैरह ये सारे लिखे हुए हैं। हैलोजन का आपको पता होगा कि आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रोनिन ये सारे हैलोजन्स हैं। तो हैलोजन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले है, तो इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे अभी। उसके बाद दूसरी तरफ चलते हैं, कंपोजिशन जो इनऑर्गेनिक की है। तो इनऑर्गेनिक की उसने बताया कि ऑल अदर एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, वो तमाम पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव्स के अलावा आते हैं वो आपके पास इनऑर्गेनिक है। ये आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो वहां पे आपने पढ़ा था कि कार्बन और हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव्स का मुताला करना हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है और दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक की भी वही बात हो रही है। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट जो मेरे पास है वो है कोवेलेंट लिंकेज। ठीक है, तो कोवेलेंट लिंकेज क्या है, आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमेशा क्या देते हैं, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको एक्चुअली देते हैं जो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, अगर आपने ये वाला मेरा लेक्चर नहीं लिया हुआ कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाएं, वहां से आपको मिल जाएगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली होता ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से आपके पास बनता है उसे आप क्या कहते हो, कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से आता है उसे आप कोवेलेंट बॉन्ड कहते हो। अब जो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। यानी कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से आ रहा है बॉन्ड वो है कोवेलेंट, और ये दो तरह का होता है, पोलर और दूसरा नॉन पोलर। अब दूसरी तरफ देखें तो कोवेलेंट लिंकेज जो है, अब यहाँ पे कोवेलेंट लिंकेज नहीं होना, अब यहाँ पे जो होना है वो एक्चुअली होना ये है कि आपके पास यहाँ पे कोवेलेंट लिंकेज तो होते ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने जो हेडिंग दी मैंने उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, मगर यहाँ पे कोवेलेंट लिंकेज नहीं होता। यहाँ पे जो होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। दैट्स वाई ये जो होता है आयन आयन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये आपके पास नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, यानी कि इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। इनके अंदर फिर कौन सा बॉन्ड होता है, इनके अंदर आयोनिक बॉन्ड होते हैं जो इनके आयन्स के दरमियान बनते हैं। ठीक है, आयन्स क्या होते हैं, आयन आपने पढ़ा हुआ 9th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर कि आयन एक एटम या तो इलेक्ट्रॉन को हासिल करे या फिर खारिज करे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास एक आयन बनाता है। और आयन के दरमियान यानी आयन दो तरह के होते हैं, कीटायन और एनायन, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे आयन्स के दरमियान जो आपके पास कोई बॉन्ड बनेगा उसे आप क्या कहोगे, आयोनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे आपके पास बात मैंने की तीन बातें अभी तक, ओरिजिन की, ओरिजिन के साथ साथ कंपोजिशन की, कंपोजिशन के बाद कोवेलेंट लिंकेज की। अब कोवेलेंट लिंकेज के बाद आपके पास जो आ रहा है वो है सोलुबिलिटी। तो अब सोलुबिलिटी क्या होता है, आपने 9th क्लास के 6th चैप्टर सोल्यूशन वाले में अच्छे तरीके के साथ पढ़ा था सोलुबिलिटी को। तो सोलुबिलिटी होता है एक्चुअली लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि आपके पास हमेशा आपने याद रखना है ये रूल आपका कभी भी चेंज नहीं होना। जो आपके पास ये वाला रूल है ये हमेशा हर जगह पे ही अप्लाई होना है। ठीक है, तो यानी कि लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब ये है कि आपके पास लाइक एक जैसी डिसॉल्व हल होंगी लाइक एक जैसी में, यानी कि एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों में हल होती हैं। यानी कि आपके पास चीजें कितनी तरह की हैं, एक पोलर दूसरी नॉन पोलर, तीसरी मतलब दो तरह की होती हैं, एक पोलर और दूसरी नॉन पोलर। इसका ये मतलब ये हुआ कि यानी कि इस रूल के मुताबिक आपके पास जितने भी मतलब होंगे पोलर वो पोलर में सोलुबल होंगे, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में सोलुबल होंगे। इसकी वजह से पोलर नॉन पोलर में कभी भी सोलुबल नहीं होते। अब दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉन पोलर। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये आपके पास नॉन पोलर होते हैं, आपने ये बात याद रखनी है। एमसीक्यू आ जाता है कि वाटर जो है वो कभी बेंजीन में सोलुबल है कि नहीं है, तो आपने बताना नो। क्यों, ड्यू टू द जो आपके पास बिकॉज बेंजीन इज अ नॉन पोलर बट water is a polar, that's why polar and non-polar does not soluble due to the reason of the like dissolve like, due to the law of the like dissolve like। यानी कि इस लाइक डिसॉल्व लाइक के रूल की वजह से पोलर पोलर में और नॉन पोलर में अलग होता है। और यहाँ पे जो बेंजीन है वो नॉन पोलर है, पेट्रोल नॉन पोलर है, पेंट्स नॉन पोलर है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें नॉन पोलर है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। अब ये जो ऑर्गेनिक है, बेंजीन, पेट्रोल भी आपने देखा होगा, बेंजीन देखी होगी, पेंट्स तो आपने ऐसे देखे ही होंगे। उसके बाद
सोलबिलिटी है। दूसरी तरफ अगर बात करें इनऑर्गेनिक के अंदर तो वहां पे लिखा हुआ है ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर पोलर। ठीक है, तो जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास वो क्या है, पोलर है। अब यहाँ पे हमारे पास नॉन पोलर थे तो यहाँ पे हमारे पास पोलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो पोलर और नॉन पोलर यानी कि हल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ऑर्गेनिक कभी भी इनऑर्गेनिक के अंदर हल नहीं होंगे, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कभी भी अपने दोनों तरफ हल नहीं होंगे। इस वजह से ये एमसीक्यू आता है, बच्चों को ये नहीं पता चलता कि जो वाटर है वो इनऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक है। आपके पास जो वाटर है वो इनऑर्गेनिक है क्योंकि वो पोलर है, तो पोलर नॉन पोलर में कभी हल नहीं होना। ये आपने इस बात को हमेशा याद रखना है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, वो ये होता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है यानी कि जो आपके पास करंट है वो क्या इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो एक अच्छे कंडक्टर हैं या नहीं है। तो ये आपने बात यहाँ पे बतानी है कि जो आपके पास होते हैं ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अंदर, ये यहाँ पे आपने अभी पढ़ा है कि जो आपका पास है कोवलेंट बॉन्ड होता है यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। आपने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो कोवलेंट नेचर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कोवलेंट नेचर, ठीक है, और उसके साथ साथ अगर कोवलेंट नेचर होंगे तो ये शेयरिंग की वजह से बनेंगे, तो यहाँ पे ये मतलब पुअर कंडक्टर होंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बहुत कम ही दूसरी चीज की तरफ कंडक्ट करेंगे। यानी कि बेंजीन है तो बेंजीन आपके पास मैंने ऊपर एग्जांपल दी, बेंजीन एक नॉन पोलर है और वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो मैंने बताया कि जो बेंजीन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट्स वाई वो एक पुअर कंडक्टर है, यानी कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी अच्छे तरीके से गुजर नहीं सकती। अब अगर दूसरी तरफ बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की इनऑर्गेनिक के अंदर, तो वहां पे आप देखें यहाँ पे हमने अभी पढ़ा है कि जो आपके पास बॉन्ड होता है वो आयनिक होते हैं। दैट्स वाई ये क्या होगा, ये आयोनिक नेचर होगा। यानी कि अगर आयोनिक नेचर होगा, आयंस के दरमियान बनेगा। अगर आयन के दरमियान बनेगा तो मतलब ये एक अच्छा कंडक्टर है। यानी कि अगर आपने ऑब्जर्व किया है आपके घर में अगर लकड़ी को आप लकड़ी को अगर आप मतलब मेन स्विच के साथ लगाते हो तो आपको करंट नहीं लगता। अगर आप वेट लेते हो यानी कि गीली लकड़ी लेते हो जिसके अंदर पानी होता है, अगर आप उसको लगाते हो तो आपको करंट लग जाता है। क्यों? ड्यू टू द रीजन ऑफ द यहाँ पे नॉन आयोनिक नेचर। यानी कि आपको पता है जो आपके पास वाटर है वो इनऑर्गेनिक है। जो इनऑर्गेनिक होता है वो तो एक अच्छा कंडक्टर है, और जो एक अच्छा कंडक्टर है तो इसका मतलब उसमें से एक अच्छी तरह से करंट गुजर सकती है। दैट्स वाई वाटर यानी कि वेट जो लकड़ी होती है, वेट वुड होती है, जो गीली लकड़ी होती है उसके अंदर से अच्छे तरीके से साथ आपके पास गुजर जाता है। दैट्स वाई वहां से आपको करंट लग जाती है। अब अगले मतलब पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरे भी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, आपने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का अगर लेक्चर नहीं लिया हो तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर पढ़ा हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिसके ऊपर जाके आपका यानी कि जो मतलब बर्फ होती है वो पिघलना शुरू हो जाए, और बॉइलिंग पॉइंट वो होती है जिसके अंदर आपका जो माया होता है वो किसके अंदर चेंज हो जाए, आपका गैसेस के अंदर, बखरात के अंदर चेंज हो जाए, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। और जो माया मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसके अंदर जो मायात होते हैं यानी कि लिक्विड्स होते हैं वो सॉलिड यानी कि ठोस के अंदर चेंज हो जाए। अब यहाँ पे उसने क्या किया है, वो बता रहा है कि जो ऑर्गेनिक है उनका तो बड़ा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर वोलेटाइलाइजेशन होती है। वोलेटाइल क्या होता है, यानी कि अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप पेट्रोल को थोड़ी देर हवा में रखें तो वो वहां से खारिज हो जाता है, ठीक है, वहां से उड़ जाता है। तो ये आपने वहां पे ऑब्जर्व की हैं चीजें। अब यहाँ पे उसने क्या वोलेटाइल होता है यानी कि ये बहुत जल्दी से उड़ जाते हैं। अब यानी कि अगर ये उड़ जाएगा बड़ी जल्दी तो इसका मतलब है ये तो वो इनका बड़ा लो सा मतलब मेल्टिंग पॉइंट है, बड़ा ही लो बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट। अगर दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंस है, यानी कि इनऑर्गेनिक का, तो इनऑर्गेनिक के अंदर आपके पास बड़ा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। यानी कि अगर आपने देखा हो पानी अगर आप धूप में रख दो तो ये मतलब इतनी जल्दी बहरात में नहीं मतलब कन्वर्ट होता, बड़ी देर बाद जाके मतलब बड़ा एक घंटा दो तीन चार लग जाते हैं। उसके बाद अगर उससे टेम्परेचर दें देन जाके वो क्या करता है,
एक लिक्विड को गैस में यानी कि बुखारात में कन्वर्ट करता है, मगर दूसरे वोलेटाइल को देखें यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके अंदर जो आपके पास ये होते हैं, ये आपके पास वोलेटाइल होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, ये उड़ जाते हैं। ये मैंने उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी मतलब कमेंट करे वहाँ तक, मतलब साथ साथ में तो वो उसे बताता जाऊँगा। अगर उसके बाद अगर आप चलते हैं इसकी स्टेबिलिटी की तरफ, तो अभी आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, वोलेटाइल है। तो जब वोलेटाइल होंगे यानी अगर आप उसे नेचर में रखते हो तो वो बहुत जल्दी मतलब उड़ जाते हैं, तो यानी कि वो बहुत जल्दी लूज अपना आप कर देते हैं। दैट्स वाई वो क्या है, लेस स्टेबल है। ठीक है, तो दैट्स वाई वो क्या है जी, आपके पास लेस स्टेबल है। अब वो क्या है आपके पास लेस स्टेबल। तो अगर दूसरी तरफ बात करें आपके पास जो आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो मैंने अभी बताया है स्टेबिलिटी यानी कि उनका वहां पे रुके रहना, उनका मतलब उनकी जितनी स्ट्रेंथ है, मतलब उनकी कितनी ज्यादा ताकत है। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी रहने की कितनी ताकत है, अगर हम इनके कंपेयर करें इनऑर्गेनिक की निस्बत, तो आपके पास सॉरी ऑर्गेनिक की निस्बत कंपेयर करें तो आपके पास ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक की निस्बत इसे कंपेयर करें तो ये आपके पास क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्टेबल कंपेयर टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की निस्बत ये स्टेबल होते हैं, यानी कि इनकी स्टेबिलिटी लेस होती है जो आपके पास ये वाले हैं। ठीक है, जो आपके पास ये वाले इनकी लेस होती है, और अगर इनको देखें तो इनकी अच्छी खासी स्टेबिलिटी होती है किन की निस्बत, ऑर्गेनिक की निस्बत। क्यों, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, और ये जो होते हैं ये जो है हमारे पास, ये आपके पास नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, मगर अगर आप दूसरी तरफ बात करते हैं उसकी, जो आपके पास होता है स्टेबिलिटी के अंदर, मतलब दूसरा टॉपिक है जो मैंने अभी कहा, अगर उसके ऊपर बात करते हैं तो वो आपके पास लेस स्टेबल होता है। अगर हम दूसरी तरफ अगर नेक्स्ट हमारे पास जो है उसके ऊपर जाते हैं तो वहां पे आपको पता चलेगा कि अब मतलब अगला पॉइंट क्या हमारा, वो है कंबस्टिबिलिटी। अब कंबस्टिबिलिटी यानी कि उर्दू में कहते हैं आतिशगीर। आपने कभी देखा होगा कि अगर आप शादी में गए हैं तो वहां पे क्या करते हैं बच्चे, या मतलब जो आतिशबाजी करते हैं उसके अंदर वो एक परफ्यूम से यूज करते हैं। उस परफ्यूम के अंदर क्या करते हैं, उसके आगे वो लैटरी या माचिस वगैरह के साथ क्या करते हैं, माचिस बॉक्स लेते हैं और उसके साथ वो क्या करते हैं उसके पास करते हैं और पीछे से उसे प्रेस करते हैं, तो आपके पास वहां पे आग का एक मतलब नज़ारा देखने को मिलता है। तो वहां पे वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास वो तो शो करते हैं क्या, कंबेस्टिबिलिटी, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास कंबेस्टिबिलिटी शो करते हैं, यानी कि आतिशगीर होते हैं। मगर अगर दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक की तरफ देखें तो वो नॉन कंबस्टिबिलिटी होती है। आपकी एग्जांपल आपके घर में दे देता हूँ, अगर आपने पानी को कभी आग लगाई, आप कभी पानी को आग नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक है, क्योंकि वो एक नॉन पोलर है, क्योंकि वो एक आयनिक इन नेचर है। ठीक है, और अगर आप दूसरी तरफ देखें इसकी अक्सर कहा जाता है, परफ्यूम्स के ऊपर भी लिखा होता है, जो आप परफ्यूम लेते हो उसे कहा जाता है कि जब आप परफ्यूम लगाओ तो उसके पास आप मतलब अगर सिगरेट नोशी करते हो तो सिगरेट नोशी ना करो, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड एक कंबस्टिबिलिटी शो करते हैं और वहां पे बहुत जल्दी आग लग जाती है। ठीक है, इस वजह से आपने इससे परहेज करनी है कि आप कभी भी जब भी परफ्यूम वगैरह यूज करो तो आपने क्या करनी है, कंबस्टिबिलिटी मतलब वहां पे होती है, इस वजह से आपने क्या करना है, स्मोकिंग वगैरह से परहेज करनी है। ठीक है, वहां पे माचिस से आग लगाने से परहेज करनी है। ठीक है जी, यहाँ उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख लें, तो फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगले मतलब हमारे पास जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या होता है, ये आपने अगर टॉपिक नहीं मेरा लिया हुआ तो इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने बताया आइसोमरिज्म क्या होती है। तो आइसोमरिज्म एक्चुअली होता क्या है, ये एक ऐसी एबिलिटी है जो आपके पास सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा कोई भी कंपाउंड आइसोमरिज्म शो नहीं करते। आइसोमरिज्म एक बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की मतलब होती है हमारे पास एबिलिटी। आइसोमरिज्म होती क्या है ये मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको लिंक आप वहां से ले सकते हैं। अब आइसोमरिज्म के ऊपर मैंने पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब दूसरी तरफ अगर देखें हमारे पास जो है इनऑर्गेनिक, तो वो क्या है, इट डज नॉट हैव एबिलिटी, क्योंकि मैंने कहा है क्योंकि आइसोमरिज्म एक स्पेशल एबिलिटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्पेशल एबिलिटी है वो है आइसोमरिज्म। ठीक है, आइसोमरिज्म दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब दूसरी तरफ जो है वो नहीं है क्योंकि वो इनऑर्गेनिक है।
अब आगे तीसरे नंबर पे जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर जाते हैं तो यानी कि इनका जो रिएक्शन है, वीडियो क्योंकि लंबी हो जा रही है मैं इस वजह से शॉर्टकट किए जा रहा हूँ, ठीक है। आइसोमेरिज्म मेरा आप वहां से ले सकते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि इनके रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, ये रिएक्शन किस अंदाज से करते हैं। अब यहाँ पे रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो स्लो होता है। स्लो क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, क्योंकि ये पेचीदा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के होते हैं, इन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। इस वजह से ये बड़ा ही स्लो किस्म का रिएक्शन होता है। मगर अगर दूसरी तरफ देखें इनऑर्गेनिक को, तो वहां पे ये नॉर्मल रेट से हो रहा है, यानी कि उसके अंदर मतलब वाटर है, तो वाटर को अगर आप मतलब बॉयल करते हो तो वो बहुत जल्दी बुखारात में चेंज हो जाते हैं, वहां पे रिएक्शन नॉर्मल रेट से हो जाता है। और क्यों मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से और यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड की वजह से, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमने रिएक्शन को तेज करवाना है तो उसके लिए कंडीशंस है, टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, कैटालिस्ट होने चाहिए, प्रेशर हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये नहीं होंगे तो हमारा रिएक्शन अच्छे तरीके के साथ नहीं होगा। और ये आपके पास मैंने इस तरीके के साथ डेवलप किए हैं कि आपको जैसे एफएससी लेवल में मतलब आती हैं उस तरीके के साथ आपको समझ आए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकता है, मैं उसका इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।